डेफिनेटली टेल मी, अपन रुक जाएंगे। ओके, सो लास्ट टाइम अपन ने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में डिस्कशन, नॉट मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कशन करा है। जस्ट रिकॉलिंग यू वंस अगेन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में की बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अपन ने पिछली बार पढ़ी है, दैट इज द डेफिनेशन एंड ऑल। सो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अपन ने सबसे बड़े जो डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट वाज इफ y इक्वल टू fx इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a, अगर x इक्वल टू a पे फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमने पढ़ा था f ऑफ a माइनस h would be less than fa and fa would be less than f of a plus h. That was the basic condition for a function to be increasing at x equal to a. Similarly decreasing के लिए अपन ने उल्टा कर दिया था। फिर हमने सीखा था if y equals fx is differentiable function, अगर differentiable है तो क्या था एफ डैश ए क्या मिलता था अपन को, पॉजिटिव मिलता था, राइट। और अगर डिक्रीजिंग होता था तो एफ डैश ए लेस देन 0 मिलता था। यहाँ पे अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी जिसको अपन ने नोट करके लिखा भी था, इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू 0, अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 मिली है, दैट डज नॉट इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग एट दिस पॉइंट। आपको याद है अपन ने एक एग्जांपल करा था y इक्वल टू एक्स क्यूब का। यस सर। तो अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करते थे तो अपने पास मिलता था 3x स्क्वायर। अपन ने कहा था एफ डैश 0 पे देखो वैल्यू 0 मिल रही है, बट जब हमने इसका ग्राफ देखा था तो हमें समझ में आ गया था कि नहीं, x इक्वल टू 0 पे तो ये इंक्रीजिंग है, इवन दो एफ डैश की वैल्यू 0 मिल रही है बट ये इंक्रीजिंग है। यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आई थी कि अगर डेरिवेटिव 0 मिलता है then we need to check this point जहां पर डेरिवेटिव 0 आया है, उसको इंडिविजुअली चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो वी नीड टू चेक दिस पॉइंट बाय इनिशियल रूल। कौन सा रूल? ये वाला रूल, बाय इनिशियल रूल, या यूं कह लो केवल एक्स इक्वल टू ए पॉइंट को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, कैसे अपन उसको चेक करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलें आगे, अपन समझें इसको ऊपर एग्जांपल्स करते हैं तो समझ में आएगा अपन को। फिर अपन उसके बाद अमर के क्वेश्चंस भी ले लेंगे तो वहां से अपन को और एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे। सो विल कम डाउन टू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। सो सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन, दैट इज दिस क्वेश्चन इटसेल्फ, 50 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सबने अटेम्प्ट करा क्या क्वेश्चन? आई थिंक सबने अटेम्प्ट नहीं करे, राइट? इसलिए अपन एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम कहा भी था विल टेक एग्जांपल्स इन नेक्स्ट क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 50 करना शुरू करिए। द फंक्शन fx इक्वल टू 1 प्लस cos x इज, वी हैव टू वेरीफाई ऑलवेज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंक्रीजेस फॉर सम रेंज। क्या करेंगे हम? इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो, डिफरेंशिएट करने के पहले वेरीफाई करेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि भी नहीं है। वी नो दैट x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, cos x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन इट्स डोमेन, इसलिए जो रिजल्टेंट फंक्शन अपने पास बना है दैट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, वी कैन सी। सो डिफरेंशिएट करा, x का डेरिवेटिव 1, cos का माइनस sin x, and now you can see over here f dash x की वैल्यू, f dash x की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आ रही है कब? f dash x 0 कब आ रहा है? x इक्वल टू पाई बाय 2। हाँ, पाई बाय 2, और भी नंबर्स होंगे और भी एंगल्स होंगे, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो इंडिविजुअल पॉइंट्स मिल रहे हैं अपन को। यस सर। बट यू कैन सी ओवर हियर ये जो पॉइंट्स है पाई बाय 2 एंड सो ऑन, एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे तो ये वैल्यू 0 मिल जाएगी, बट पाई बाय 2 से छोटी वैल्यू होगी तो भी पॉजिटिव,
और पाई बाय 2 से बड़ी वैल्यू होगी तो भी पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग ही आ रहा है। ध्यान से देखो, मैं पाई बाय 2 पे बताता हूँ। ये अगर पाई बाय 2 है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है ना, पाई बाय 2 के पहले भी पॉजिटिव है, पाई बाय 2 के बाद भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है फंक्शन पाई बाय 2 के पहले भी इंक्रीजिंग था, पाई बाय 2 के बाद भी इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 का इंक्रीजिंग ही माना जाएगा। समझ में आया लॉजिक? एफ डैश एक्स पाई बाय 2 पे 0 तो मिल रहा है, मगर उसके आजू बाजू में, मतलब पाई बाय 2 से बड़े में और पाई बाय 2 से छोटे में फंक्शन इंक्रीजिंग ही है, इसलिए अपन पाई बाय 2 पे भी उसको इंक्रीजिंग ही कहेंगे। Therefore we'll say that function is always increasing. समझ में आ रहा है लॉजिक सबको? Yes, sir. Okay. Now start doing question number 53. 53 करिए। The function fx equal, इसको लीजिएगा 2 ln of x minus 2, not dog, ln of x minus 2 minus x square plus 4x plus 1 increases in the interval. We have to verify it increases in which interval. So fx is 2 ln of x minus 2 minus x square plus 4x plus 1, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। हमें वेरीफाई करना है कि इंक्रीजिंग कहाँ पर है। सो एफ डैश एक्स निकालते हैं, दैट इज 2 अपॉन x minus 2 minus 2x plus 4. नाउ एफ डैश एक्स अगर अपन यहाँ पे चेक करें, सिंप्लीफाई करते हैं, अपॉन 2 कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम में x minus 2 ले लिया अपन ने, 1 minus x into x minus 2 plus 2 into x minus 2, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस इज 1 minus x square plus 2x minus 4. So f dash x upon 2 will be minus times x square minus 4x plus 3. Therefore f dash x क्या मिल रहा है, that is minus 2 into x minus 1 into x minus 3 divided by x minus 2. I hope सबको क्लियर हो रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब अपन को f dash x की साइन चेक करनी है। आपको याद है बेबी कर्व मेथड आपने पढ़ा है, पहले अपन क्रिटिकल पॉइंट्स बनाते हैं। सो 1 2 और ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए। 3 से बड़ा नंबर रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी लगी हुई है, इसलिए कंप्लीट नंबर बिकम्स नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई होप आपको ये सबको साइन चेक करना आती है, राइट? अब क्या करेंगे, हमें तो इंक्रीजिंग चाहिए था, सो एफ डैश एक्स पॉजिटिव चाहिए हमें। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, 2 से 3 के बीच में और 1 से छोटे पे। सो बताइए इंक्रीजिंग कहाँ हुआ? बताइए बताइए, एक्स की रेंज क्या मिली? माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से 3। माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3। सबको यही आंसर मिल रहा है कि कुछ और आंसर रहेगा? वेरीफाई करिए, देखिए जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और देखिए यही आंसर मिलेगा क्या। ये आंसर गलत है, क्यों गलत है? ln x minus 2 should be positive. हाँ वेरी गुड। ये जो नंबर है ln log डिफाइंड होने के लिए यू शुड ऑलवेज राइट x minus 2 should be greater than 0, therefore x has to be greater than 2. This is the basic necessary condition for the
क्वेश्चन टू बी डिफाइंड। अगर x ग्रेटर देन 2 होगा ही नहीं तो क्वेश्चन ही डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये कंडीशन तो आपको पहले ही ब्रैकेट बना के लिख लेनी चाहिए। सो इसके साथ हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। सो ये रहा 2 ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये इंटरसेक्शन मिलेगा अपन को। सो ये आंसर में नहीं आएगा, इसलिए आंसर में अपन को मिलेगा 2 से 3। ये समझ में आया क्या? यस सर। अब क्वेश्चन एक और आता है। क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी तो आपने बताया था जहां पर एफ डैश एक्स 0 होता है वो भी तो पॉइंट्स हो सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले। तो सर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये कौन से पॉइंट्स जहां पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो 1 और 3, यहाँ पे तो एफ डैश एक्स 0 हो रहा है ना, तो सर आपने 1 और 3 को क्यों नहीं चेक करा? तो 1 तो समझ में आ रहा है, देखो इंटरसेक्शन में ही नहीं आता है, तो ये तो हट गया। तो 3 को तो चेक करना पड़ेगा ना अपन को। आप सबको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। मैंने कहा कि देखो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू को इक्वल टू 0 होना है तो एक्स इक्वल टू 1 और 3 पे होंगे। तो 1 और 3 पे होंगे तो सर 1 तो समझ में आता है, देखो नीचे वाले के साथ इंटरसेक्शन लिया था तो 1 तो नहीं आ पाएगा। तो 3 क्यों नहीं आ रहा है सर? तो कोई मुझे बता सकता है 3 आंसर है या नहीं है? तो नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? उसके बाद नेगेटिव आ रहा है। हाँ ध्यान से देखिए, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 3 से बड़े पे नेगेटिव है और 3 से पहले पे पॉजिटिव है। मतलब अगर मैं 3 पे देखूं तो 3 के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है और 3 के पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन इंक्रीज करा और फिर डिक्रीज कर गया। तो ये देखो जो 3 पे वैल्यू आ रही थी अपने पास वो नेबरिंग वैल्यू से बड़ी हो गई है, वो दोनों से बड़ी है, लेफ्ट साइड वाली से भी बड़ी है, राइट साइड वाली से भी बड़ी है। तो अपने जो इंक्रीजिंग फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये पॉइंट, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 3 पे इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है सबको लॉजिक? Therefore आंसर इज Yes. जस्ट x belongs to 2 to 3। तो जहां पे f dash x इक्वल टू 0 आता है ना उसको हमेशा वेरीफाई करा करिए। आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ। यस सर। ओके आगे चले क्या? सबने लिख लिया था वो? ये लिखना बाकी था किसी को? हो गया सर। ओके ओके अब करेंगे क्वेश्चन नंबर पहले करिए, चलिए 56 करिए पहले। स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 56। So fx is sin x upon x. We have to find the interval in which f is decreasing. So difference decreasing के लिए चेक करना तो डिफरेंशिएट कर देंगे पहले। आप सॉल्व करते जाइए। ओके अब क्या करेंगे? कोई बताएगा मुझे अब आगे कैसे करेंगे? F not x will be less than 0. f नॉट x Difference should be less than 0। ऐसा क्यों? लेस देन 0 क्यों आ रहा है? x cos x माइनस sin x की वैल्यू नेगेटिव होगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? Yes. कैसे? हाउ डिड यू डिसाइड दैट? सर f का डिफरेंशिएशन जो आएगा उस लेस देन 0 x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। x हमेशा पॉजिटिव होगा तो cos x x स्क्वायर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। हाँ वो तो ठीक है, वो तो हट गया। फिर और x cos x x माइनस into sin cos x x
हाँ, x into cos x is ये लेस देन साइन x। क्यों? y लेस देन sin x, ऐसा क्यों? x cos x लेस देन sin x को कौन से इंटरवल में? हाउ विल यू डिसाइड विच इंटरवल? हाँ बोलिए। देखिए इसका लॉजिक समझते हैं। f डैश x की वैल्यू यहाँ पे मैं cos x को बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये x माइनस tan x बना क्या? यस सर। राइट। अब आप ध्यान से देखिए क्या होगा कि अगर अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, अगर x बिलोंग्स टू 0, π/2 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो tan x होता है ना, अपन ने पहले भी एक बार डिस्कस करा था, आपको याद होगा, y इक्वल टू x से बड़ा होता है tan x। ऐसा ग्राफ ऐसा बनता है, tan x ऊपर रहता है। जब अपन लिमिट्स पढ़ रहा था ना, याद आया, x अप्रोचिंग 0 के लिए, तो मैंने आपको बताया था tan x इज ग्रेटर देन x। देखो तो यहां से जो अपने पास x की वैल्यू 0 से π/2 में आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती, देयरफॉर कंप्लीट वैल्यू जो आ रही है f डैश x की वो नेगेटिव आती, इसलिए 0 से π/2 में फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता। हो सकता है आपको ये लॉजिक याद नहीं होगा, तो इसी को करने का मैं एक और दूसरा अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो हमें नहीं पता सर कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू ना, प्रॉब्लम न्यूमरेटर वाली प्रॉब्लम क्वांटिटी से हो रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो क्या करिए, न्यूमरेटर को ले लीजिए gx, एक नया फंक्शन, दैट इज x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से। अब हमें पता लगाना है कि ये जो gx फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, हमें ये पता लगाना है। राइट, किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। राइट, किसी का माइक ऑन रह गया है, वो चल रहा है। चलिए, सो x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको देखो मैंने एक gx फंक्शन लिया, अब अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मैं इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को चेक कर रहा हूँ। सो जब डिफरेंशिएट करा तो देखो ये क्या मिल रहा है, माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो जी डैश एक्स हमें क्या मिल गया, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ये सबको समझ में आया क्या? यस यस सर। यहां से हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आई कि जब x की वैल्यू 0 से हम π/2 ले रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, g डैश x तो पॉजिटिव है, साइन x वैल्यू 0 से π/2 में भी पॉजिटिव है, इसलिए g डैश x की वैल्यू माइनस साइन लगने के कारण नेगेटिव हो गई। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो gx है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में डिक्रीजिंग है। दिस इंप्लाइज gx is decreasing for all x belong to 0, π/2। डिक्रीजिंग है ये समझ में आया, बट नेगेटिव है ये नहीं कह सकते अभी अपन। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिएगा। फिर इसके बाद मैं इसको नोट करके एक लॉजिक लिखवा भी दूंगा, पहले ध्यान से समझ लीजिए। हमने क्या करा, हमें न्यूमरेटर से प्रॉब्लम आ रही थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि न्यूमरेटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैंने कहा चलो क्या काम करो, न्यूमरेटर को एक अलग फंक्शन, नया फंक्शन gx ले लो। तो हमने न्यूमरेटर को नया फंक्शन gx ले लिया, और अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि ये gx पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए मैंने क्या करा, पहले फंक्शन का gx को डिफरेंशिएट करा, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक कर रहा हूँ। जब डिफरेंशिएट करा तो मुझे वैल्यू मिल गई माइनस एक्स साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू 0 से π/2 में हो तो नेगेटिव है, तो g डैश x नेगेटिव से समझ में आ गया 0 से π/2 में g डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का लॉजिक समझ में आ गया, बट यहां से ये समझ में नहीं आया कि g पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमें अल्टीमेटली तो g पॉजिटिव नेगेटिव वेरीफाई करना है। तो अब ध्यान से देखो, एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट x इक्वल टू 0, कैन एनीबडी टेल मी g 0 की वैल्यू क्या आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g एट x इक्वल टू 0? 0। Very good, 0. Zero. That is 0 into cos 0 minus sin 0. That comes out as 0. तो 0 पे वैल्यू 0 मिल गई। तो मुझे बताओ, फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो 0 से π/2 में gx नेगेटिव हो गया क्या? क्योंकि 0 पे तो वैल्यू 0 देखी अपन ने, फंक्शन को डिक्रीजिंग भी बोला। तो देखो आप ध्यान से, 0 पे वैल्यू 0 थी,
और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो 0 से उतर के नीचे ही जाएगा ना, नेगेटिव चला जाएगा, इसलिए gx नेगेटिव हो गया। और क्योंकि gx नेगेटिव हो गया इसलिए f डैश एक्स को हम नेगेटिव बोल सकते हैं। और जैसे ही f डैश एक्स नेगेटिव हुआ इसका मतलब हुआ कि fx डिक्रीजिंग हो गया। कौन से इंटरवल में? 0 से π/2 इंटरवल में। समझ में आया क्या सबको? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ है यहाँ तक सबको? Therefore we can say that the function sin x upon x is decreasing in the interval 0, π/2। कुछ डाउट यहाँ तक किसी को? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हम नॉर्मली मतलब अच्छा एफ ऑफ एक्स दिया है, डिक्रीजिंग चेक करना तो एफ डैश एक्स नेगेटिव कर देते, बट इधर हाँ। आइडिया नहीं लग रहा था इसलिए ऐसा किया ना। इसलिए ऐसा करा अपन ने, बिल्कुल। अच्छा, अब किसी को डाउट आ सकता है सर इसमें तो -π/2 से 0 भी तो दिया है, तो एग्जैक्टली ऐसा लॉजिक अब अपन अप्लाई करेंगे -π/2 से 0 में। तब देखो -π/2 से 0 के लिए मैं रेड कलर में लिख देता हूँ, थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। देखो अब अगर x की वैल्यू -π/2 से 0 होती तो x नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और -π/2 से 0 में तो sin x भी नेगेटिव है तो g डैश x नेगेटिव हो गया क्या? हाँ, g डैश x नेगेटिव है, मतलब g डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट? कुछ कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? नहीं, तो g डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब g डिक्रीजिंग फंक्शन है तो -π/2 पे पहले वैल्यू निकालो। तो जब मैंने -π/2 पे वैल्यू निकाली इस पे, तो देखो ये तो 0 हो गया और ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, है ना? समझ में आ रहा है? तो अपन मतलब x इक्वल -π/2, देखो ये रहा यहाँ पे -π, तो -π/2 पे वैल्यू पॉजिटिव है यहाँ पर, और 0 पे वैल्यू अपन 0 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब वैल्यू कम होते होते 0 पे ही, मतलब यहाँ पे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव थी। मतलब न्यूमरेटर इन केस ऑफ x बिटवीन -π/2 टू 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, इसलिए f डैश x क्या हो गया? -π/2 से 0 में f डैश x पॉजिटिव हो गया, इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। समझ में आया लॉजिक सबको? यस सर। सो सब जने एक जन, अच्छा सब पहले लिख लीजिए इसको, और फिर अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं यहाँ पर। चले आगे, लिख लिया क्या सबने? सर 1 मिनट हो गया। हाँ लिख लीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हम ये मेथड एक इंटरवल के लिए यूज करते हैं ना कि जैसे हमने अभी 0 से π/2 के लिए यूज किया और -π/2 से 0, अगर यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा था इसलिए हमने एक इंटरवल में दूसरा फंक्शन लिया और फिर चेक किया ना। हाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, अपन को gx का पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू वेरीफाई करनी थी। अब अगर अपन इंटरवल में नहीं देखते तो फिर -π/2 से π/2 में पूरा इंटरवल कंसीडर करते तो मिक्स हो जाता, इसलिए हमको उसको पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ा। ओके सर। राइट, अपन क्या करेंगे बेसिकली उन इंटरवल्स में देखेंगे जहां पर हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव या नेगेटिव है या नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अपन को gx को पॉजिटिव नेगेटिव निकालना है। तो जिस इंटरवल में अपन कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये या तो पूरा पॉजिटिव है या तो पूरा नेगेटिव है, वहां अपन कमेंट कर सकते हैं। जहां अपन को लग रहा है फॉर अ गिवन इंटरवल लेट्स से 0 to π उसमें मिक्स नेचर हो रहा है, तो अपन कह देंगे दिस फंक्शन इज नीदर कंप्लीटली इंक्रीजिंग नॉर कंप्लीटली डिक्रीजिंग। ठीक है, इंटरवल में ब्रेक करने का कारण ही वो ऑब्जर्व करने के लिए। ओके सर। ओके, अब यहाँ पे एक आगे नोट करके लिख लीजिए,
जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के रेस्पेक्ट में ही है, जो अपन ने अभी अप्लाई करा है यहाँ पर, आगे भी काम आएगा। इफ y equals fx is increasing for all x belongs to a comma b such that एफ ए इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू अपन ने 0 ले ली। क्या कहा मैंने कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ए से बी इंटरवल में और इनिशियल पॉइंट ए पे वैल्यू 0 है, देन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। सो ओपन इंटरवल ए टू बी में फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग था, इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू 0 मिली तो वैल्यू बढ़ के अब तो पॉजिटिव ही जाएगी फिर, क्योंकि इंक्रीजिंग है फंक्शन। और सिमिलरली if y equal to fx is decreasing function for all x belongs to a comma b interval such that, अब एफ ए की वैल्यू अपन ने वापस से 0 ली, देन अब एफ एक्स के बारे में अपन क्या कमेंट कर सकते हैं, दिस वुड बी ऑलवेज नेगेटिव लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। लॉजिक वही रहेगा, ए पे वैल्यू 0 थी, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वहां से कम होते होते नीचे आ जाएगा, सिंपल। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जब हमने पहला वाला डिफाइन किया इंक्रीजिंग वाला, उसमें हाँ स्टार्टिंग में ए और बी पे क्लोज ब्रैकेट यूज किया, बाद में ओपन कर दिया होगा ना? हाँ, क्योंकि ए पे वैल्यू 0 बोली थी ना मैंने, तो अगर मैं पॉजिटिव कहता और यहाँ पे मैं क्लोज कर देता तो गड़बड़ हो जाती ना। हाँ हाँ हाँ। और बी पे तो पॉजिटिव रहेगा, वो तो रहेगा क्योंकि बढ़ रहा है ना, तो इट्स गोइंग टू इंक्रीज। ओके अब यहाँ पे चाहो तो क्लोज ब्रैकेट बना लो, यस सर। बट उसमें कोई दिक्कत नहीं। आई होप सबको लॉजिक क्लियर हुआ ये। यस ओके सर। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और अपन करेंगे, यू टू चेक। हेलो हाँ बोलिए। सर, 1 मिनट लिखना था। अच्छा लिख रहे। हो गया सर, थैंक यू सर। ओके एक क्वेश्चन लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल tan x अपॉन एक्स, फाइंड एफ एक्स is increasing or decreasing for x belongs to 0, pi by 2। अब आपको 0, pi by 2 में tan x अपॉन एक्स फंक्शन को वेरीफाई करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। हेलो हाँ बोलिए। सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर वेटिंग रूम में स्टूडेंट है। ओके एक बार आप ट्राई करिए फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
चलिए तो डिफरेंशिएट करके स्टार्ट करेंगे। So x into sec square x minus, अब x का डिफरेंशिएशन 1 into tan x होल डिवाइड बाय, कंप्लीट करिए आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वापस से प्रॉब्लम ये आ गई कि जो अपने पास न्यूमरेटर में लिखा है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अपन 0 से पाई बाय 2 में डिसाइड कर सकते हैं क्या? नो सर, नहीं, तो वापस से क्या करेंगे? नया फंक्शन डिजाइन करेंगे। हाँ करेक्ट, जी एक्स वापस से एक फंक्शन ले लेंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan, सिर्फ न्यूमरेटर के लिए। फिर इसका डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग नेचर चेक करेंगे, जी डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan एक्स। आई होप ये सबको डेरिवेटिव तो आता ही है। और tan एक्स का डेरिवेटिव ये दोनों कैंसिल हो गए, तो जी डैश एक्स क्या मिल गया अपन को? हाँ 2x x square x into tan x. Now for all x, now you can see over here g dash x is greater than 0 for all x between 0 to pi by 2 मिल रहा है अपन को। यस सर, मतलब क्या हो गया? g is increasing function, g increases for all x between 0 to pi by 2। अब यहाँ से g0 वेरीफाई कर लो, g0 कितना आ रहा है? 0। This implies what? gx is greater than 0 for all x belonging to 0 comma pi by 2। इसलिए अपने पास g हमेशा पॉजिटिव आ गया, न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव है। क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज व्हाट? f dash x is positive for this interval, therefore f is increasing। समझ में आया सबको? यस सर, ओके, चलिए आगे। यस सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 58 है, दिस क्वेश्चन नंबर 58 रिक्वायर्स लेबनिट्ज रूल, जो भी मैंने कहा था ना आपसे। तो अभी लेबनिट्ज रूल अपन ने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इसको वापस से अपन अभी छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं करिएगा, ठीक है? ओके, सो नाउ वी कम डाउन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा भी था अमर ने, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे सब जने। क्वेश्चन नंबर 61,
ओके सो 61st अपने लास्ट टाइम मोनोटोनिक वर्ड पढ़ा था, याद आपको, याद है सबको? Yes, sir. So now this is fx is an monotonically increasing function in the set of real numbers if a and b satisfies which condition. यहाँ पे condition के accordingly अपन को solve करना होगा. So fx is x cube plus ax square plus bx plus 5 sin square x. So this has to be monotonically increasing function, तो differentiate कर देते हैं. इंक्रीजिंग वर्ड सुनते से ही फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएशन याद आता है. सो 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b प्लस साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 sin x into cos x, मतलब अपन इसको sin 2x बोल सकते हैं. Yes, sir. ओके अब ध्यान से देखिए, अगर ये इस फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है, सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, और इसको ग्रेटर देन 0 होना है तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो इसकी और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है टोटल का एडिशन ग्रेटर देन 0 आना चाहिए. सिंपल, समझ में आया? तो यहाँ पे अपन अगर लॉजिक अप्लाई करते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आती है? कोई बता सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आती थी? अरे बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्टेक्स पे आती थी ना. माउथ ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड है ये पैराबोला? ये अपवर्ड है, तो मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पे आती थी. क्या आती थी वैल्यू? अरे बताओ, वर्टेक्स का क्या आता था कोऑर्डिनेट? माइनस d बाय 4 है. हाँ, ऐसा नहीं करिए. तो साइन 2x की तो मिनिमम वैल्यू मालूम ही है -1, तो ये -5 बोल देते हैं. तो माइनस d बाय 4 है, निकालें. सो कितना आ रहा है? माइनस d, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 4a, 4 इंटू. आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको. सो दिस बिकम्स माइनस, ऊपर से 4 बाहर निकाल लिया है मैंने और नीचे ये मिला. तो इन दोनों की वैल्यू का एडिशन जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंडीशन बन जाएगी. सो माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 3b अपॉन 5 माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0. अपन एलसीएम ले लेते हैं. सो माइनस a स्क्वायर प्लस 3 माइनस अंदर गया, यहाँ पे -25 शुड बी ग्रेटर देन 0. So ultimately कंडीशन क्या मिली? a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 25 शुड बी लेस देन 0. ऐसा मिल रहा है. माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है. सो यू कैन सी ओवर हियर a स्क्वायर माइनस 3. अरे मैंने कुछ गड़बड़ी करी, 25 मिल रहा है अपन को. मैंने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी तो नहीं करी है भी? अरे यहाँ पे नीचे 3 है ना, मैंने 3 को यहाँ पे लाते 5 कैसे बना? ये नीचे आते आते बढ़ कैसे गया? हाँ, यहाँ पे 15 आएगा, सॉरी. So condition is 15. So a square minus 3b plus 15 is less than 0. This becomes the condition. I hope सबको क्लियर हो रहा है. कुछ कंफ्यूजन है किसी को यहाँ पर? कोई भी डाउट? किसी को डाउट नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि मुझे डाउट है और आप लोगों को डाउट आ ही नहीं रहा. ऐसा क्यों? आपको यहाँ पे एक डाउट आना चाहिए. सोचो क्या डाउट आना चाहिए. पहले डाउट सोचो क्या आना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा उस डाउट का सॉल्यूशन क्या है. इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको एक डाउट आना चाहिए था, वो डाउट आपको नहीं आया. ढूंढो कौन सा क्वेश्चन डाउट होना चाहिए था. डाउट ये होना चाहिए था कि सर देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, इसकी मिनिमम वैल्यू तो होगी -b बाय 2a पे. याद है वर्टेक्स ये जो होता है ये -b बाय 2a -b बाय 4a पे होता है. याद आया क्या? तो ये तो -a बाय 3 पे मिनिमम मिलेगा, और sin 2x मिनिमम तो तब मिलेगा जब 2x की वैल्यू -π/2 होगी. तो सर ये दोनों x तो अलग अलग हो गए, आपने दोनों के मिनिमम कैसे रख दिए यहाँ पर?
समझ में आया मेरा क्वेश्चन? यस सर। डाउट क्या है सर, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी -b/2a पे, जिसको अपन -d/4a मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। तो सर इसकी तो मिनिमम वैल्यू आएगी -b/2a पे, दैट इज -a/3 पे। और सर ये जो है ना sin 2x, इसकी मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब 2x की वैल्यू -π/2 हो जाएगी, मतलब मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू -π/4 हो जाएगी। तो सर x = -π/4 पे ये मिनिमम मिल रहा है, बट ये तो -a/3 पे मिल रहा है। सर दोनों तो अलग अलग x पे हो रहे हैं मिनिमम, तब भी आपने दोनों का मिनिमम डाल दिया, ऐसा क्यों करा? ये क्वेश्चन आना चाहिए था आपको। और सर देखो ऐसा करने के बावजूद अपन को आंसर सही मिल गया, जो कि यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये डिपेंडेंट a के ऊपर है, मिनिमम वैल्यू, एंड a कैन वेरी, a कैन टेक एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे हम a को पिन पॉइंट करके एक फिक्स रियल नंबर नहीं बना सकते। तो अगर अपन यहाँ पे ये इक्वेट करने जाएंगे कि ये वाला x और ये वाला x इक्वल हो जाए, तो वो एक ही पर्टिकुलर केस है ऐसा जब होगा। बट बाकी के जितने भी केसेस हैं उसमें ध्यान से देखना, जब ये मिनिमम होगा तो ये मिनिमम नहीं होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, या फिर ये मिनिमम होगा तो ये सबसे मिनिमम नहीं होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा। राइट, ये समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने कहा कि अगर दोनों को ही मिनिमम बना दिया, जो कि हर टाइम पॉसिबल नहीं है, मैंने अगर दोनों को ही मिनिमम बना दिया तो इससे तो छोटा कभी बन ही नहीं सकता, इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने दोनों को मिनिमम बना के सबसे छोटा कर दिया और वो कंडीशन सेटिस्फाई करा दी। अब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो इससे नीचे, इससे और कोई छोटी कंडीशन, इससे और कोई छोटा नंबर मिल ही नहीं सकता था। समझ में आया? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर लाइक एक मिनिमम रहेगा तो दूसरा मिनिमम नहीं रहेगा, ये वाला नहीं? अगर ये मिनिमम है, ये मिनिमम आता -a/3 पे, ये मिनिमम आता -π/2 पे, जब 2x की वैल्यू -π/2 होती है। तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यू x पे मिनिमम तब होते हैं जब ये -a/3 -π/4 के इक्वल हो जाता। हाँ। तो a फिक्स हो गया ना, बट वो तो एक पर्टिकुलर केस हुआ जब -a/3 की वैल्यू -π/4 की इक्वल हुई, बट ऐसा होना हमेशा कंपलसरी तो नहीं है। हाँ। बाकी के सारे केसेस में एक मिनिमम होगा तो दूसरा बड़ा ही रहेगा, मिनिमम नहीं होगा वो। हाँ। तो जब अपन दोनों को मिनिमम ले लेंगे तो इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते ना। हाँ समझे। इसलिए वो कंडीशन अगर ट्रू है, ये कंडीशन अगर ट्रू है, तो इट्स ऑलवेज ट्रू। और बेस्ड ऑन द क्वेश्चन अपन एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके दोनों की मिनिमम वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते थे, इसलिए ये वाली कंडीशन वहां पे अपन वेरीफाई करते हैं। दैट इज द रीजन उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि इससे नीचे तो और कुछ मिलना ही नहीं। आई होप सबको क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? मैं देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपन जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसको बहुत स्लोली ले रहा हूँ। मुझे मालूम है भी आप लोगों का थोड़ा सा पीछे का बैकलॉग भी बचा होगा, उसको करते जाइए। और ये टॉपिक अपन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज एओडी के बाद है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये 3 चैप्टर IIT JEE की प्रिपरेशन का एक बहुत, आई शुड से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मतलब ये बेस है अपने IIT के मेंस का पेपर, एडवांस का पेपर, MHT CET का पेपर, बोर्ड्स का पेपर, बिटसेट का पेपर, ऐसा कोई भी पेपर आज तक नहीं बना हो जो इन 3 चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं आए हो। इम्पॉसिबल। ठीक है, इसलिए मैं बहुत धीरे जा रहा हूं, आप आराम से देख लो, समझ लो। ठीक है, तो कुछ कंफ्यूजन आए पूछ लेना। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर लाइक हमने सबसे मिनिमम ले लिया, ओके, हम्म। बट लाइक फिर भी लाइक ऑप्शन में मतलब उन्होंने भी ऐसा ही किया, मतलब क्योंकि ये तो हमने सबसे सेफ केस ले लिया, बट फिर भी एक्चुअली यहाँ पे अपन वैल्यूज दोनों की एक सेम टाइम पे मिनिमम वैल्यू जब होगी तो अपन नहीं निकाल सकते, इसलिए वो अपन अगर ऑप्शंस, तो आप अगर वो कुछ और दिया होगा तो आप वो वेरीफाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कैलकुलेशन वो पॉसिबल नहीं है। एक जगह है पॉलिनोमियल फंक्शन, एक जगह है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों को सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए अपन को यही केसेस मिलेंगे उसमें, ऑप्शंस ऐसे ही बने होंगे। थैंक यू सर। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। 62 भी क्वेश्चन नंबर पूछा था, तो ये भी करते हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 62 करिए।
the length of longest interval in which the function 3 sin x minus 4 sin cube x is increasing. So what they've asked you is the length of longest interval in which the function is increasing. Can you tell me a formula कौन सा है? sin 3x. sin 3x. sin 3x. So हमें sin 3x का इंटरवल निकालना है जिसमें सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग रहेगा, मतलब लॉन्गेस्ट इंटरवल. वैसे तो ग्राफ से कर सकते हैं बट अपन अभी डेरिवेटिव का यूज करते हैं. f dash x निकाला, p cos 3x. Now if this has to be increasing, this has to be positive, right? तो ये पॉजिटिव कब होगा? cos x का इंटरवल, cos x कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और फोर्थ. मतलब 3x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी तो चलेगा. तो ये इंक्रीजिंग रहेगा इस इंटरवल में. 3 से डिवाइड कर देते हैं तो -π/6 से लेकर π/6 में. जब x की वैल्यू -π/6 से π/6 होगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. तो यहाँ से निकाल लीजिए लेंथ ऑफ इंटरवल. तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना मिला? π/6 + π/6 दैट इज π/3. सो लेंथ ऑफ इंटरवल इज π/3. समझ में आया क्या? हेलो सर. हाँ बोलिए. सर हम लोग ने इक्वालिटी साइन के लिए यूज़ किया है जब इंटरवल लिखा था. क्या क्या क्या? 3x हम लोग लिखा ना कि इसके -π/2 और π/2 के बिटवीन. हाँ 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 हाँ. π/2 इनको क्यों नहीं करा? क्योंकि f dash x की वैल्यू अगर अपन π/2 के अबाउट देखेंगे तो देखो 3π/2 पे तो वैल्यू 0 हो जा रही है. हाँ. cos 3π/2 पे वैल्यू 0 हो जा रही है. cos ऑफ 3π/2 प्लस पे बताओ वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव है ना. और cos ऑफ 3π/2 माइनस पे वैल्यू मिलेगी नेगेटिव, है ना. ये रहा 3π/2 वाला पॉइंट. तो अगर अपन देखें तो फंक्शन जो वैल्यू f dash x वो नेगेटिव, मतलब पहले डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हो गया. तो डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हो गया. तो आपको समझ में आया ना कि ये फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग नहीं रह रहा है. हाँ सर समझा. वही लॉजिक जो अपन ने पढ़ा था ना, एक पॉइंट पे 0 होने पर इनको वेरीफाई करना पड़ता है. सो लेंथ ऑफ इंटरवल इज π/3. यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? यस सर. सबको क्लियर हुआ है यहाँ तक? जो अपन ने एग्जांपल्स लिए यहाँ तक क्लियर हुए? अमर आपको आपके डाउट्स क्लियर हुए? Yes. ठीक है. आई थिंक अब आप ट्राई करिएगा जो आपने पूछा था उसको फिर से एक बार ट्राई करिएगा बाकी बचे क्वेश्चंस. फॉर रेस्ट ऑफ दी फॉर रेस्ट एवरीवन टुडे होमवर्क इज आपको क्वेश्चन नंबर 66 तक तत्व कंप्लीट करना है. एंड जो आपकी स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी जो भी आपके पास है उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फिनिश कर लीजिए, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सब. ठीक है. नाउ विल बी स्टार्टिंग विद मैक्सिमा मिनिमा. तो आज मैक्सिमा मिनिमा का सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, उसको अपन बेसिक समझ लेते हैं और क्वेश्चंस अगर हो पाएगा तो आज करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? क्लियर है सर. क्लियर है. सो नाउ विल स्टार्ट विद मैक्सिमा मिनिमा. मैक्सिमा, ये जो टर्म है मैक्सिमा मिनिमा ये अपन दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. यहाँ पे दो तरह के मैक्सिमा मिनिमा की बात करी जाएगी. वन इज लोकल मैक्सिमा मिनिमा and the another term which would be discussed is global maxima minima. दो तरह के मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे अपन. नाम से समझ में आ रहा होगा. लोकल, लोकल मतलब एक पॉइंट के अबाउट. ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब पूरी डोमेन में, पूरे इंटरवल में अपन मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे. दो टर्म्स में अपन इस चैप्टर, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं. तो पहले अपन डिस्कशन करते हैं
लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। एक बात समझ लीजिए, मैक्सिमा मिनिमा ये दो वर्ड है, दो अलग सेपरेट टर्म है। इन दोनों सेपरेट टर्म्स को अगर हम कंबाइन करके एक ही टर्म लिखना चाहें तो लिखते हैं एक्सट्रीमा। तो मैं अगर कहूं एक्सट्रीमास निकालो, तो एक्सट्रीमास निकालो इसका मतलब है मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स निकालो। तो अपन अभी समझेंगे क्या निकालने की बात हो रही है कैसे, बट ये ध्यान रखना मैक्सिमा मिनिमा की एक टर्म बोले तो अपन बोल देंगे एक्सट्रीमा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लोकल मैक्सिमा की, कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है। सो ध्यान से देखिए, इफ x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ, पहले मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं फिर अपन उसको समझते हैं। इफ x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑन y इक्वल टू fx, अगर y इक्वल टू fx में हम x इक्वल टू a पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोल रहे हैं, देन इसका मतलब क्या, ध्यान से समझो। अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि ये मेरा फंक्शन fx है और मैं कहना चाहता हूं कि x इक्वल टू a पे ये जो पॉइंट है x इक्वल टू a ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमा का मतलब एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो क्या होगा कि ये जो x इक्वल टू a पे जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है ना, वो अपनी नेबरिंग वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। नेबरिंग वैल्यूज का मतलब हो गया a के जस्ट पहले जो वैल्यू मिली और a के जस्ट बाद में जो वैल्यू मिली। नेबरिंग वैल्यूज का मतलब होता है आजू बाजू की वैल्यूज, लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यूज। तो x इक्वल टू a पे जो वैल्यूज मिली ना लेफ्ट साइड और राइट साइड में, जब फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a पे अपनी नेबरिंग वैल्यूज से बड़ी होती है तो x इक्वल टू a पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहते हैं। लोकल का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मैक्सिमा का मतलब बड़ी वैल्यू। तो किससे बड़ी वैल्यूज, नेबरिंग वैल्यूज से बड़ी वैल्यूज। अब नेबरिंग का मतलब ऐसा मत कर देना कि मैंने आपसे बात करी थी x इक्वल टू 1 पॉइंट पे और आप x इक्वल टू 3 को बोलो कि सर देखो 3 पास में तो है, तो ऐसा नहीं है 3 पास में। नेबरिंग का मतलब ध्यान रखना हमेशा बहुत करीब, इतना करीब कि अगर मैं एक कदम x इक्वल टू a से आगे बढ़ता तो सीधे उस करीब वाली वैल्यू पे जाके गिरता, इतना करीब, ठीक है। सो x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑन y इक्वल टू fx, देन fa जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है a पे, दैट शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस h एंड fa शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h। अपनी नेबरिंग वैल्यू से बड़ा होना कंपलसरी है। समझ में आ रहा है सबको? यहां पे लिख लीजिएगा h अप्रोचेस 0, ताकि अपन स्पेसिफाई कर दे रहे हैं कि हम उन्हीं पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जब हम a के बहुत करीब थे। ये डेफिनेशन याद रखना, दिस इज फॉर लोकल मैक्सिमा। So if x equal to a is a point of local maxima and y equal to fx, then no doubt its neighboring values I can say is less than the value of the function at x equal to a. So f is greater than f of a minus h, f is greater than f of a plus h. I hope यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। You can see over here, यहाँ पे डिफाइन करने में मैक्सिमा मिनिमा को मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, या फिर डिफरेंशिएबल नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है मैंने। ये अपनी बेसिक डेफिनेशन है, ये सारे टाइप के फंक्शंस के लिए सेटिस्फाई करती है। यू कैन सी ओवर हियर, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे बनाई थी ये नेबरिंग वैल्यू से बड़ी बना दी थी। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, देखो एक ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। आप कहोगे सर ये तो आप हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन के ग्राफ बना बना के समझा देते हो, कभी ऐसा भी तो कुछ बनाओ जो कि नॉन डिफरेंशिएबल हो और हम देख पाए मैक्सिमा। तो देखो अगर अपन नॉन डिफरेंशिएबल वाला केस यहाँ पे बनाते हैं तो देखो यहाँ पे ऊपर पीक दिख रहा है, यस सर। तब भी x इक्वल टू a पे मैक्सिमा मिल रहा है। या फिर देखो ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं, यहाँ पे नीचे आया मैं, यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बनाया और ध्यान से देखो यहाँ की जो वैल्यू थी ना उसको उठा के ऊपर रख दिया। ये देखो b पॉइंट पे देखो x इक्वल टू b पे, सब जने ध्यान से, x इक्वल टू b पे क्या हुआ,
जो वैल्यू थी ना बी पे, बताओ x इक्वल टू बी पे जो वैल्यू आ रही है वो नेबरिंग वैल्यू से बड़ी है या नहीं है? बड़ी है। ग्राफ को ध्यान से देख के बताओ, ये जो वैल्यू है, ये जो अपने पास वैल्यू मिली है, ये वैल्यू तो नो डाउट अपनी नेबरिंग वैल्यू से बड़ी है, तो x इक्वल टू बी इज अगेन अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आया? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, x इक्वल टू बी पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक आ गया फंक्शन में, हमें जंप लेना पड़ता, राइट? रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको दिख रही होगी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। यस सर। मगर डिसकंटिन्यूअस होने के बावजूद फंक्शन का मैक्सिमा है। सो फंक्शन का मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा भी अपन देखेंगे, एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होने की कोई आवश्यक जरूरी नहीं है। इट कुड बी डिफरेंट, इट कुड बी डिफरेंशिएबल, इट कुड बी नॉन डिफरेंशिएबल, स्टिल इट कुड हैव मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट। तो ये अपनी डेफिनेशन हो गई लोकल मैक्सिमा की। सिमिलरली अब मैं अगर लोकल मिनिमा डिस्कस करता, सो लोकल मिनिमा के लिए क्या कहते हैं? x इक्वल टू a is a point of local minima if, क्या आएगी कंडीशन, कोई बता सकता है? f is लेस देन। करेक्ट, f of a minus h, जब वो अपनी नेबरिंग वैल्यू से छोटा होगा तो अपन मिनिमा कह देंगे, एंड f a is less than f of a plus h. Again note over here, h approaches 0. जब x इक्वल टू a पे वैल्यू अपनी नेबरहुड वैल्यू से छोटी होगी तो अपन x इक्वल टू a पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है उसको लोकल मिनिमा बोल देंगे। x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ध्यान देना, x इक्वल टू a को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहते हैं, फंक्शन की वैल्यू को लोकल मिनिमा नहीं कहते हैं। हाँ, बार बार ध्यान से सुनना, मैं लिखते वक्त क्या लिख रहा हूं, x इक्वल टू a इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अभी अपन ने यहाँ पे भी जब डिस्कस करा था पीछे, तो मैंने कहा था x इक्वल टू b इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मैं पॉइंट को लोकल मिनिमा बोलता हूं, जो वैल्यू निकल के आती है, फंक्शन की जो वैल्यू आती है एफ ए या एफ बी, उसको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नहीं बोलेंगे, वो मिनिमम वैल्यू कहलाएगी वहां पर। ठीक है? यस सर। अगेन रिपीटिंग, लोकल मिनिमा होने के लिए भी फंक्शन को कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा अपन ग्राफ से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे समझते हैं, यू कैन सी ओवर, ये जो पॉइंट है, ये मैंने यहाँ पे जिसको डार्क करा है ना, ये वैल्यू नीचे आ गई है, तो ये x इक्वल टू a पॉइंट है और ये x इक्वल टू b पॉइंट है। यू कैन सी ओवर यार, x इक्वल टू a पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वैल्यू उतर के नीचे आ गई है, और क्योंकि ये वैल्यू नीचे आ गई है इसलिए नेबरिंग वैल्यू से छोटी हो गई, क्योंकि ये नेबरिंग वैल्यू से छोट हो गई इसलिए x इक्वल टू a पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बन गया। एंड ओवर ईयर यहाँ पे आपको पीक दिख रहा है, वैल्यू नेबरिंग वैल्यू से छोटी है, तो ये दोनों पॉइंट अपने पास पॉइंट ऑफ लोकल क्या बन गए, लोकल मिनिमा। सर हाँ बोलिए। x इक्वल टू 8 तो मैक्सिमा होना चाहिए। x इक्वल टू a को मैक्सिमा क्यों होना चाहिए? आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये नेबरिंग वैल्यूज जो है यहाँ पर, इससे छोटी है कि बड़ी है? क्या वो मेरे को लगा वो ग्राफ, क्या क्या क्या? नहीं मेरे को लगा कि जो ग्राफ पर प्लॉट किया ना वो अच्छा नहीं, देखो ना वहाँ पर मैंने ओपन सर्कल बना रखा है, फिर नीचे डार्क मैंने, वो एक्चुअली डॉटेड लाइन से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। अब क्लियर हो रहा होगा। आई होप ये डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन जो अपन ने अभी डिस्कस करी है, सबको क्लियर हुई। यस सर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ग्राफ विथ यू। सबने लिख लिया यहाँ तक? यस सर। ओके, सो नाउ देयर इज वन ग्राफ व्हिच आई एम गोइंग टू ड्रॉ, उसके बारे में अपन कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। दिस ग्राफ
ऐसा ग्राफ बनाया अपन। ठीक है, ये अपना स्टार्टिंग, अरे ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये अपना एक पॉइंट हो गया, चलिए। सो ये जो ग्राफ है देखिए, अपना स्टार्टिंग पॉइंट x इक्वल टू ए, बी सी, ये डी पॉइंट, ई एफ एन जी। स्टार्टिंग अपन ने x इक्वल टू ए से करी। नाउ कैन यू ऑल टेल मी ये x इक्वल टू बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ, हाँ, लोकल मिनिमा। मैं लोकल वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना ना, लोकल मिनिमा। सी मैक्सिमा, डी अगेन मिनिमा, ई मैक्सिमा, एफ मिनिमा, और जी तो अपन ने एंड पॉइंट वाला ले लिया, ठीक है ना। अभी इन स्टार्टिंग और एंड वाले पॉइंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ऑब्जर्व करिए, ये जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ रहा है, आप ध्यान से देखो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा से बड़ा है। व्हाट आई वांट टू पॉइंट ओवर हियर इज, नोट करके लिख लेंगे अपन यहाँ पर। क्या नोट करके लिखेंगे? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा can be, point of local minima can be greater than value obtained at point of local maxima। यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा वैल्यू लिख लीजिएगा ना, जो उसकी वैल्यू मिलेगी उसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि पॉइंट को थोड़ी डिस्कस करेंगे, पर तो जो वैल्यू मिल रही है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पे जो वैल्यू मिल रही है, जो लोकल मिनिमा पे जो वैल्यू मिल रही है, वो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू से बड़ी भी हो सकती है। तो ऐसा मत समझना कि हमेशा मिनिमा मतलब छोटा ही रहेगा और मैक्सिमा मतलब हमेशा बड़ा ही रहेगा मिनिमा वाले से, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया क्या? सबने लिखा ये पॉइंट? यस सर। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट करके लिखिए। आप ध्यान से देखिए, अभी मैंने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है ये कंटिन्यूअस बनाया है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं करा है ना, कंटिन्यूअस ग्राफ है। एंड यू कैन सी ओवर हियर, मिनिमा के बाद मिला मैक्सिमा, मैक्सिमा के बाद मिला मिनिमा, मिनिमा के बाद मिला मैक्सिमा, मिनिमा, मतलब ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा मिलते जा रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, for a continuous function between two maximas, there exists one minima, there exists one minima and vice versa। वाइस वर्सा क्यों बोला? क्योंकि दो मिनिमा के बीच में फिर एक मैक्सिमा आ जाएगा, सिंपल बात है। सबने लिखा क्या? यस यस सर। सो आज अपन ने एकदम बेसिक चीजें डिस्कस करी है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा।
राइट। इसके बाद एक्चुअली अपन डिफरेंशिएशन पे चले जाते हैं। अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हम डेरिवेटिव की कंडीशंस कैसे यूज करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा को निकालने के लिए, अब उसका डिस्कशन है। मतलब अपन मैक्सिमा मिनिमा के थोड़े डीप कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे। तो आई बिलीव कि अपन वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आज मेरा एम था कि आपको मैक्सिमा मिनिमा के बेसिक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कर दूं। ये जो अपन ने अभी कंडीशन लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा मिनिमा की जो अपन ने डेफिनेशन लिखी है, इन डेफिनेशंस के बेसिस पे ही सब कुछ डिस्कशन हो जाता है। सारी आगे जो भी कंडीशंस बनेगी, जो भी अपन अभी डिस्कशन करना बाकी है अपना आगे मैक्सिमा में से रिलेटेड, वो सब इन बेसिक डेफिनेशन से ही डिस्कशन आएगा। ठीक है। सो मैं अभी मैक्सिमा मिनिमा का सिर्फ बेसिक डिस्कशन करके अपन अभी यहाँ पे रुक रहे हैं। जब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अपन मैक्सिमा मिनिमा को फिर आगे डिस्कस करेंगे। आप पहले अपना जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, और उसी के बेसिस पे अपन मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो अपन ने अभी आज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होता है इसका डिस्कशन करा है। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालते कैसे हैं। हमने समझ तो लिया कि ये पॉइंट्स होते हैं लोकल मैक्सिमा के, ये पॉइंट्स होते हैं लोकल मिनिमा के, ये डेफिनेशन है इसकी जो सेटिस्फाई करती है, बट सर हम पूरे इंटरवल में इसको निकालेंगे कैसे, इसका डिस्कशन करने वाले। मतलब विल बी डिस्कसिंग मेथड्स टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, विल बी डिस्कसिंग दोस मेथड्स। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, सेकंड डेरिवेटिव मेथड, ये अपन डिस्कशन करेंगे। और फिर अपन ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, मतलब पूरे इंटरवल में सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी वो कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी होगी ये कैसे निकालेंगे, ये अपना डिस्कशन बाकी है अभी। सबको समझ में आ रहा है, अपन ओवरव्यू मिल रहा है अपन क्या कर रहे हैं सबको? Yes. ठीक है, तो आई विल स्टॉप ओवर हियर, राइट, और नेक्स्ट क्लास में अपन फिर कंटिन्यू करते हैं।